Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classrooms. I am Khushbu, student of Dil University. लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 जो है अपना इंटरप्रेन्योरशिप का वो स्टार्ट कर दिया था। हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके थे, जो नॉर्मल टाइप्स हैं वो पढ़ चुके थे और वुमेन इंटरप्रेन्योर को डिटेल में पढ़ चुके थे। उसके अलावा हम लोग ने सोशल इंटरप्रेन्योर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। हम लोग सोशल इंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक पर थे। अगर लास्ट वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल है वो स्टार्टअप स्टार्ट करता है, यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट करता है, नया सॉल्यूशंस निकालता है जिससे सोशल इश्यूज जो है वो सॉल्व कर सके। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली सोशल इंटरप्रेन्योर होते कौन है। तो इसी से पता है कि वो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होगी, मतलब ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जिससे आप लोग सोशल इश्यूज को सॉल्व कर सको। हमने पहले भी कहा था कि ये जो ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योर होती है उससे डिफरेंट होता है। तो जो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है वो भी ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योरशिप से डिफरेंट होगी, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज को सॉल्व करना है और पॉजिटिव चेंज लाना है सोसाइटी में। इसमें जो है वो नए नए इनोवेशंस लाते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, जिसका जो है सोसाइटी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ये इसके अंदर ना हम हर सेक्टर को ध्यान में रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप किसी एक सेक्टर के सोशल इश्यूज को ध्यान में रख रहे हैं, नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स जो है सोसाइटी की वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। अब सोशल इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज एजेंट के तौर पर सोसाइटी में। कैसे? वो अडॉप्ट करता है मिशन स्टेटमेंट को जिससे कि वो क्रिएट कर सके और सस्टेन कर सके सोशल वैल्यूज को। एक्ट करता है विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय रिसोर्सेज करेंटली इन हैंड, यानी कि हाथ में भी जितना रिसोर्सेज है उससे वो खुद को लिमिट नहीं करता कि इतने में ही रहना है। वो उसके बिना भी खुद को और आगे बढ़ाकर हेल्प करता है। जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। ये तो हर इंटरप्रेन्योर की जो है वह बहुत अच्छी खासियत होती है कि नए अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना। और वो साथ ही साथ मतलब हमेशा एंगेज रहता है नए नए इनोवेशंस लाने में, एडेप्टेशन लाने में और सीखने में, क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी सॉल्व नहीं होती है और कभी सॉल्व नहीं होती। आप एक इशू सॉल्व करोगे, दूसरी इशू पहले से ही रेडी रहती है। तो इसलिए जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली जो है इंगेज रहता है। और एग्जिबिटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स क्रिएटेड, जो भी उनके आउटकम्स के आंसर्स आते हैं वो उसको लेकर भी तैयार रहता है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है कुछ? अंशु गुप्ता, फाउंडर ऑफ गुंज। अंशु मीडिया प्रोफेशनल हैं जिन्होंने प्रॉपर क्लोथिंग जो है वो प्रोवाइड करना चाहते थे अंडर प्रिविलेज सेक्शन को सोसाइटी के। तो इसके लिए ना उन्होंने स्टार्ट किए थे ओल्ड क्लोथ्स को कलेक्ट करना, उनको अपसाइकिल करना और फिर उनको जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी की उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। हरीश हैंड्स, सीईओ एंड फाउंडर, सेल्को। ये इंडिया की फर्स्ट सोलर फंडिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जो उनका मेन क्या है कि सस्टेनेबल एनर्जी जो है कंट्रीज के रूरल एरियाज में उसको प्रोवाइड करना। ओके, नाउ उर्वशी सहानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन शेप। इट वॉज सेटअप टू एजुकेट गर्ल्स इन रूरल इंडिया। जो भी रूरल इंडिया मतलब यानी कि गांव वगैरह वाले एरियाज है उसमें गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए सेटअप किया गया था। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड मोर देन 1000 schools, trained 1000 teachers and impacted nearly 5 million students live in उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले एरियाज में इन्होंने 1000 से ज़्यादा स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया है, 1000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है और साथ कम से कम 5 मिलियन स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बनाया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप के? लीडरशिप, की लीडरशिप अच्छी होती है। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, हमें पता है कि सोशल इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है, हमेशा बहुत सारे सोशल इश्यूज जो है वो एक समय पर प्रेजेंट रहते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली बात है वो मल्टीटास्क को करने के लिए एबिलिटी रखते हैं। इमोशनल बैलेंस, वो इमोशनल बैलेंस बनाकर रखते हैं। उनका विजन जो है वो बहुत अच्छा होता है, आगे की चीज़ों को अच्छी क्लियरली वो देख सकते हैं कि हाँ हमारे इस स्टेप से आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑलमोस्ट जो है वो एवरेज आइडिया लगा लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं वो लोग। ओपन टू कोलैबोरेशन, वो लोग आगे की जो नए नए वेंचर्स होते हैं, नए नए बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अगर वो उनकी हेल्प कर सके, उनकी जो फंड्स है उसे सस्टेनेबल रखने में
उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसे सस्टेनेबल रखने में, ताकि वो जो है अपनी जो प्रोसेस है उसे चलाते रहे और लोगों की सोसाइटी में हेल्प करते रहे। अब डिफरेंस क्या है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में? जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचता है, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो एफर्ट होता है वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में ध्यान देते हैं, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर कर उससे कम्युनिटी को सर्व करने में और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ध्यान देता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मार्केट पर, डिमांड पर और ट्रेंड्स पर ध्यान फोकस करता है, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो भी सोशल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं हमारे प्रॉब्लम के, सोशल प्रॉब्लम की, उनमें ध्यान देता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, वो परफॉर्मेंस को प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग जो है मेजर करता है, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्मेंस को जिसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर उसके थ्रू मेजर करता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस क्या है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट अर्न करना, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो पर्पस होता है जो भी जिस भी तरह से सोसाइटी को इम्प्रूव करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा जो लास्ट इंटरप्रेन्योर है वो क्या है, कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर, यानी कि वो इंटरप्रेन्योर जिसे हम इंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल जो है वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उनकी इंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जबकि ये इंटरप्रेन्योर की तरह इन्होंने खुद अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया होता, जबकि ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो एक पहले से ही एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क होती है कंपनी की, उसको ऑपरेट करता है अपने इंटरप्रेन्योर स्किल्स के थ्रू, उनके इनोवेशन को, उनके ग्रोथ को और चेंज पर काम करते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनोवेटिव माइंडसेट, हर तरह के इंटरप्रेन्योर की बेस्ट क्वालिटी होती है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसका इनोवेटिव माइंडसेट होता है, यानी क्रिएटिविटी। जो कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट होता है, जो कि बहुत जल्दी नए नए आइडियाज लाता रहता है, अपॉर्चुनिटीज लाता रहता है, जिससे वो इम्प्रूव कर सके प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिस्क टेकिंग, हर जो भी इंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर जो है रिस्क को नेविगेट करके उसके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की क्वालिटी होती है। दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ड्राइव एन इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो वो जितने भी उनके रिस्क जो उन्होंने कैलकुलेट किया होता है वो उसे विलिंगली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑटोनॉमी, यानी कि डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी अथॉरिटी। जो कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऑफन जो है मतलब समय समय में जो अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में ध्यान देते हैं। ये ना जो फ्रीडम देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन विदाउट द ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट टिपिकल ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये अपने जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स होता है उनको भी टाइम देते हैं कि वो भी कुछ अपनी इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्सप्लोर कर सकें, लोगों से बात करते हैं, उनके आइडियाज़ भी जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनल नेटवर्किंग, यानी कि क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। जो इंट्राप्रेन्योर्स होते हैं वो एक्टिवली इंगेज रहता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन में, डिफरेंट जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ काम करके उनकी स्किल्स और उनके पर्सपेक्टिव को टुगेदर लाकर एक परफेक्ट इनोवेशन को ढूंढने में या पहचानने में। रिसोर्स एलोकेशन, एडवोकेसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि परफेक्ट तरीके से जो रिसोर्स है उसको यूज़ करना, अपने सीनियर मैनेजमेंट को सपोर्ट करना कि वो नए नए इनिशिएटिव्स ले सके। इसके अंदर जो है वो नए नए बिजनेस केसेस को प्रेजेंट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, पोटेंशियल वैल्यू के लिए, आइडियाज़ के लिए ये भी ज़रूरी होता है। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, यानी कि कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर जो है वो कंफर्टेबल होते हैं ऑपरेटिंग इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टनिटी एंड एम्बिग्यूटी। जो भी ऑपरेटिंग सिचुएशंस होती हैं और एम्बिग्यूटी होती है वो उन्हें कंफर्टेबली ऑपरेट करते हैं। They navigate the complexities of corporate environments while championing change and innovation, यानी कि जितने भी complexity आते हैं corporate environment में वो उन सबको फेस करते हैं और साथ ही साथ जितने भी इनोवेशन और चेंजेस होते हैं उसमें चैंपियन बनते हुए, यानी कि उसमें बेहतरीन करते हुए। फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, इनको जो ध्यान होता है वो हमेशा कस्टमर की नीड्स पर होता है कि जो भी कस्टमर को चाहिए उनकी नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। ये जब भी कस्टमर के एक्सपीरियंस को इन्हें एनहेंस करने का मौका मिलता है ये उस पर ज़रूर काम करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं जिससे जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की लेवल है वो और अच्छे से वो इम्प्रूव कर सके, उनका ट्रस्ट जो है वो अच्छे से गेन कर सके। गोल ऑफ ग्रोथ, इनका मेन गोल क्या होता है, ग्रोथ करना, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं मार्केट में उन सबसे बेहतरीन करना, उन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना।
ये इसीलिए जो है नए-नए मार्केट्स में एंटर करते रहते हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, जो भी उनका फेलियर हुआ होता है उनके पास्ट में, वो उन सब पे ध्यान देते हैं, उन सब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके? नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। गूगल्स 20% टाइम। Google famously allow its employees to spend 20% of their working hours on personal projects and ideas. This practice has led to development of innovative products such as Gmail and Google Maps. Google ने क्या किया था कि अपने अलाउस को अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया था कि वो अपने 20% जो टाइम है वर्किंग आवर का, वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर या आइडिया पे लगा सकते हैं। पर ये पर्सनल प्रोजेक्ट और आइडिया जो है वो कंपनी को किसी तरह से फ़ायदा देना चाहिए, उस तरह से। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने बैठ के मूवीज़ देख रहे हो या कुछ भी मतलब फालतू की चीज़ें कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, इसी के थ्रू जो थे वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो थे वो निकल कर आए थे, जैसे कि जीमेल या गूगल मैप्स वगैरह। अब 3M's innovative time. अब 3M encourage its employee to spend 15% of their time working on project outside their normal job responsibilities, fostering a culture of innovation. यानी कि इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया कि वो जो अपने 15% टाइम है उनकी वर्किंग आवर का, वो बाहर के प्रोजेक्ट्स पर, जो कि उनके नॉर्मल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। और जो भी कल्चर ऑफ इनोवेशन है, यानी कि हमारे देश में जो चलता आ रहा है कि नए-नए आइडियाज़ लाने का, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या है? यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो एक फैमिली ने ऑन किया है, मैनेज किया है, उसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं एक से ज़्यादा पर्सन सेम फैमिली के। इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि जो मेंबर्स या तो वो ब्लड से रिलेटेड हों, मैरिज, एडॉप्शन या फिर फैमिली फ्रेंड्स टाइप्स हो जाते हैं ना, जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, दोस्ती टाइप्स आपके बीच में, उस तरह के दोस्त जब मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे फैमिली बिजनेस कहते हैं। ठीक है? अब फैमिली बिजनेस जो है वो हमेशा क्या होता रहता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। बड़े-बड़े लोग जो होते हैं, रिच बिजनेसमैन्स वगैरह, वो क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया, अच्छे लेवल पे ले गए। अब उसके बाद वो क्या करता है, अपने बच्चे को उसके बाद उसका उत्तराधिकारी टाइप्स बना देता है, यानी कि वारिस बना देता है। ठीक है? पहले के ज़माने में ऐसे ही होता ना कि राजा का बेटे को राजा, मतलब राजा का बेटा राजा बनता था, उसी टाइप का है। बट हाँ, यहाँ पे डिफरेंट होता है कि पहले भले ही राजा के बेटे में क्वालिटी हो या ना हो राजा बनने की, वो बनता था। बट अभी ये लोग कोशिश कर यही करते हैं कि हाँ, हमारे जो मतलब जो भी हमारे अब नेक्स्ट जनरेशन है, वो लोग कोशिश करते हैं कि वो उसे उसकी पूरी नॉलेज दे सके अपने बिज़नेस की, ताकि जिस बिज़नेस को उन्होंने सेटअप किया, वो उसको पूरी तरह से ख़त्म ना कर दें। ठीक है? सो अब डेफिनेशन क्या है फैमिली बिज़नेस की? अकॉर्डिंग टू डोनेल is defined that as one which has been closely identified with at least two generations of a family, and when this link has had an impact on both corporate policies and the family's interest and goals. ठीक है? यानी कि इन शॉर्ट में वही है कि जब दो जनरेशन्स जो हैं एक फैमिली की, एक दूसरे को अच्छे से जान जाती हैं और अपनी बिजनेस स्टार्ट करती हैं, जिसका जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ है और फैमिली के इंटरेस्ट और गोल्स है, उनमें जब लिंक होता है तो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली बिजनेस की? कि वो लॉयल रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाउंडर से। ठीक है? द एंटाइटी हैज़ टू इंश्योर इक्वालिटी इन इट्स ऑपरेशन, की जो एंटाइटी होता है उसका मेन काम क्या होता है, वो इक्वालिटी जो है बनाए रखे अपने ऑपरेशन में। सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि जो आगे की प्लानिंग है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि चलती ही रहती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन बिजनेस कॉरपोरेशन, यानी कि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करना बिजनेस कॉरपोरेशन में। ठीक है? नेक्स्ट, इंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन हाउस टैलेंट इन फैमिली, यानी कि जो भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है आपके घर के अंदर, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली का कोई और मेंबर भी है जो इस आपका जो बिजनेस है उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो उसको भी अपने बिजनेस में लाना। रिक्वायर सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी कि ऐसे मेम्बर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है जो सिंगल माइंडेड हो, जिसका पूरा ध्यान आपके बिजनेस पर हो। ये नहीं कि आपके बिजनेस से भी ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा बहुत कहीं और भी, मतलब बुरी बात नहीं है कहीं और ध्यान देना भी, कुछ और करना भी साथ साथ अपनी फैमिली बिजनेस के अलावा। बट हाँ, एटलीस्ट उनका ध्यान दूसरी चीज़ पर इतना डाइवर्ट ना हो कि वो फैमिली बिजनेस पर ध्यान ही ना दे पाए बिल्कुल भी। इंश्योर करना कि जो फैमिली बिजनेस है वो टफेस्ट टाइम से सर्वाइव कर जाए, यानी जब भी टफेस्ट टाइम है तो उसमें क्या हो जाता है ना, मोस्टली फैमिली बिजनेस में सब एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना हो, वो एक दूसरे के साथ बने रहें। जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूइंग विद द फैमिली, यानी कि जब तक फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते रहेंगे, एक दूसरे का बने रहेंगे, तब तक ही फैमिली बिजनेस जो है वो सक्सेस कर सकता है।
फैमिली बिजनेस में एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स जो है एक फैमिली के वो काम कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, वो भी पार्ट होते हैं बिजनेस के, ठीक है। अब फैमिली मतलब ये भी नहीं है कि हाँ इसमें बहुत दूर दूर के रिश्तेदार पार्ट नहीं होते, बट एटलीस्ट आपकी जो लॉयल आपके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनका हिस्सा होता है, वो कह सकते हैं कि हाँ हमारा इसमें हिस्सा है, ठीक है। फैमिली बिजनेस वैल्यूज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज पोजेस्ड एंड फॉलोड बाय फैमिली मेंबर्स। आपके जो भी फैमिली बिजनेस की जो वैल्यूज होते हैं ना, वो ये दिखाता है कि आपके फैमिली में किस तरह की वैल्यूज हैं, आपके फैमिली में लोग किस तरह से रहते हैं। उनको मतलब एक तरीके से ना आपका फैमिली बिजनेस जो है ना आपकी फैमिली के रेपुटेशन को शो करता है। इसलिए कहता है ना कि जब भी फैमिली बिजनेस में कोई होता है कि चाहे कुछ भी हो, घर में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फैमिली है वो आपके बिजनेस को शो करता है, और आपका जो बिजनेस है वो आपकी फैमिली के रेपुटेशन को शो करता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव लीगल कंट्रोल ओवर बिजनेस। जो मेंबर्स होते हैं उनका लीगल कंट्रोल होता है बिजनेस पर। ये नहीं कि कोई भी उसका फायदा उठा सके। अब एडवांटेज क्या है फैमिली बिजनेस के? ट्रस्टवर्दी बिजनेस पार्टनर्स। फैमिली है तो ट्रस्टवर्दी, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रस्ट जो है वो बना ही रहता है। कभी कोई कुछ फैमिली मेम्बर्स ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, बट हाँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप अपने फैमिली मेम्बर पे ट्रस्ट करो, दूसरों की बात में एटलीस्ट आकर आप उन पर भरोसा जो है वो ना खो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि हाँ हम अपनी फैमिली मेम्बर्स पर बाहर और से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता होता है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ टाइम भी बीत जाता है। नॉर्मली हम लोग बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पापा सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर शाम को आके खाना वाना खाते सो जाते हैं। हमारे साथ तो टाइम बिताने को उनसे मिलता ही नहीं संडे के अलावा। उसमें भी अगर संडे काम हो गया तब तो गया संडे। तो इसलिए क्या होता है कि फैमिली बिजनेस में एक अब फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताने का भी समय मिल जाता है। बेनिफिट स्टेज इन द फैमिली। जो भी बेनिफिट होगा बिजनेस का वो आप ही के फैमिली में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है, बट उसके अलावा जो भी प्रॉफिट होगा मोस्ट प्रोबेबली वो आप ही की फैमिली में रहेगा। हेल्प्स इन मेंटेनिंग ट्रेडिशन। आपकी फैमिली के ट्रेडिशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन इंटरप्ट बिजनेस। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी ट्रस्टवर्दी हूँ। अगर आपके बीच में कोई पर्सनल झगड़ा भी हुआ, कोई छोटी-मोटी बहस भी हुई ना, तो आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा असर डालती है। लैक ऑफ फ्रेश एंड न्यू आइडिया। जिससे क्या होता है ना, आप लोग बाहर के लोगों को बड़ी पोजीशन देना मतलब सही नहीं समझते हो। को समझते हैं कि बाहर वाला है, अच्छी पोजीशन देंगे, कहीं बिजनेस को नुकसान ना हो जाए कुछ। इससे क्या होता है ना, आपके फैमिलीज में जितने वो पुराने आइडियाज रहते हैं ना, वही घूमते रहते हैं। कोई भी नया आइडिया, ठीक है, या फिर मतलब रिलेटेड न्यू ट्रेंडी आइडिया जो है वो मुश्किल से आते हैं। टू मच मर्जी। हमें कुछ ज़्यादा ही जो है छूट देनी पड़ती है फैमिली मेम्बर्स को। हम उन पर ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वरना फैमिली है, कुछ भी सोच समझ के चलना पड़ता है बार बार। वन रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है। नाउ चैलेंजेस क्या क्या होता है फैमिली बिजनेस में, ठीक है। अब फैमिली बिजनेस है, इतनी सारी जनरेशन को एक साथ लेकर चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो उसमें डिफिकल्टीज भी बहुत सारी आएंगी। हर फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत सारी डिफिकल्ट फेजेस से गुजरती है। अब कुछ क्या है, स्प्लिट्स। There are splits that cause a firm to face such a conflict between a father and son or between relatives. क्या होता है स्प्लिट्स? जैसे कि पापा या बेटे में झगड़ा हो गया। अब बेटा कह रहा है कि मैं बिजनेस में कोई नई चीज़ लाना चाहता हूँ, पापा ने मना कर दिया। तो उससे क्या होगा, बेटा कहेगा मुझे अपना हिस्सा दे दो, मैं अलग चला जाऊँगा। तो क्या हुआ, बिजनेस अलग हुआ, कंपनी अलग हुई, बिखर मतलब दो हिस्सों में बट गई। अब उससे क्या होता है, रिसोर्सेज कम हो गए, सब कुछ कम हो गया। एक मार्केट में एक रेपुटेशन चले गई, बाप बेटे साथ में मिलकर नहीं रह सकते, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो स्प्लिट्स होता है वो काफ़ी हद तक आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर देता है। एलपीजी, यहाँ पर एलपीजी का मतलब है फॉर फैमिली रन बिजनेसेस liberalization, outsourcing and globalization are major threat. So the family enterprises must respond with a new set of strategies. यानी कि नई नई स्ट्रेटेजीज जो है वो आनी चाहिए। लिबरलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और ग्लोबलाइजेशन जो होती है ना, वो बहुत मेजर थ्रेट्स हो जाते हैं फैमिली बिजनेस के लिए, ठीक है। सो एचआर कंसर्न क्या हो जाता है कि एचआर के कंसर्न में ये आ जाता है कि जो भी टैलेंट्स जो भी नए वो करने वाला होता है, उसको ये ध्यान में रखना होता है कि वो वेज पैक्स जो उन्हें दे रहा है वो इस इंडस्ट्री के साथ ही हो, और ज़्यादा अथॉरिटी भी उनको देनी पड़ती है और उनको स्पेस भी देना होता है ऑपरेट करने के लिए। अगर कोई आप लोगों का यहीं का ऑफिसर आपके अच्छा को बराबर ये सोच के चलना पड़ता है ना कि मैं कहीं ऐसा कुछ ना कर दूं जिससे बॉस को नाराज हो जाए। मैं किसी बॉस की फैमिली मेम्बर्स को
हटा नहीं सकता, मुझे उसके अकॉर्डिंग वेजेस देने पड़ेंगे, जो बाहर के लोग हैं उसे उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, उनको उसके अकॉर्डिंग राइट्स देने पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा। तो बहुत हद तक एचआर के जो काम को ना डिस्टर्ब कर देता है फैमिली बिजनेस। ट्रांसनेशनल अटैक, due to the risk associated with their global product and service quality, multinational firms pose a significant challenge because they are more professionalized, concentrated, coordinated and willing to take risk। यानी कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है हमारे ग्लोबल प्रोडक्ट के साथ या फिर क्वालिटीज़ के साथ में मल्टीनेशनल फर्म्स में क्या होता है, उनका मेन चैलेंज क्या होता है कि वो जो मोर प्रोफेशनलाइज्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड होते हैं हमारे कंपैरिजन में, और रिस्क जो है वो टेक करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। अब रीस्ट्रक्चरिंग, the change market environment requires significant improvement in all over business operations and plans, yet for the majority of these business houses the adjustment was painful, expensive and necessary। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें समय समय काफ़ी सारे चेंजेस आते थे, नए नए ट्रेंड्स आते थे, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस करने पड़ते हैं। अब उससे क्या होता है ना, काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स जो बिजनेस में आ जाते हैं। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं ऐसा होना चाहिए। मतलब पुरानी जनरेशन क्या कर लेती ना, ऐसे समय में वो लोग दिल लगा कर बैठ जाते हैं अपने बिजनेस से। यार हमारा बिजनेस ऐसा था, अब हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे घर जैसा था, हमारा एक हिस्सा था, हमारे दिल का टुकड़ा था टाइप्स। तो मतलब वो लोग उस समय ये नहीं समझते कि अगर हम नई-नई चेंजेस नहीं लाएँगे ना, तो धीरे-धीरे जो हमारा बिज़नेस है वो ठप होता जाएगा, बंद होता जाएगा। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट होती है, जो आपस के बीच की जो फैमिली मेंबर्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वो कंपनी की इमेज को रुइन करने मतलब खराब करने लगती है। चैलेंजेस जो है वो काफ़ी सारे आ जाते हैं मैनेजमेंट स्टाइल और मेथड में डिफरेंसेस की वजह से। अब मेजर्स क्या हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करने का, ठीक है? तो ये जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, कि चैलेंजेस है क्या एग्जैक्टली जो फैमिली बिजनेस में फेस करनी पड़ती है, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, फैमिली बिजनेस होता क्या है, और मेनली हमारा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, ये पीडीएफ चाहिए हो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये सब मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरे सेशन अच्छे लग रहे हो, आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो जो मैं समझा रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि रिसोर्स मैं कहाँ से यूज़ करती हूँ, ये मतलब नोट्स वगैरह के लिए। तो ये कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि मैं एक ही जगह से करती हूँ। मैं डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स से लेती हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स से मैंने कंटेंट लिया होता है, कुछ जो है मैंने सोल की स्टडी मटेरियल से लिया, कुछ गूगल की हेल्प से लिया। तो कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है कि मैंने इसी एक सोर्स से इसकी मदद से ये पूरा रेडी किया है। सो आई होप अगर आप लोगों को मेरी जो पीडीएफ उसमें कुछ गड़बड़ भी लगती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, बट मुझे लगता नहीं सबकी रिजल्ट मुझे मिलता है खास, बट आई होप आप लोगों पर बिलीव है। Hope for the positive. Bye bye. Have a nice day.